हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप कुमार सिंह एजुकेटर्स बूस्टर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत करता हूं। और ज्योग्राफी सीरीज के इस एमसीक्यू वाले पार्ट में हम लोग आज अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत सारे अच्छे प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे, राइट। और इस सीरीज को तब तक आगे लेके चलना है जब तक कि आप लोगों का सिलेक्शन ना हो जाए, ठीक है। तो आइए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं बिना कोई देरी किए। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके ब्लैक बोर्ड पर दिखाई दे रहा है वह क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसमें आपको देखना यह है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है, ठीक, और कौन सा इसमें बिल्कुल गलत है, गलत वाले को छांटना है, ठीक है। और इसमें ए नंबर में दिया है उत्तर प्रदेश जूट, मतलब कि उत्तर प्रदेश जूट के लिए क्या अप्रोप्रिएट राज्य है, वहां जूट की खेती होती है बहुत बड़े पैमाने पे कि नहीं होती है, इसे देखना है। फिर बी असम, असम में गेहूं दिया हुआ है, क्या असम में गेहूं की खेती बहुत अधिक बड़े पैमाने पे होती है कि नहीं होती है। फिर है गुजरात चाय, क्या गुजरात चाय के लिए मशहूर है, ठीक है। और ऑप्शन डी केरल रबर। तो इन चारों में से आपको एकदम अप्रोप्रिएट आंसर को छांटना है, जिसका सही उत्तर क्या है। आप लोगों ने अगर थोड़ा सा भी अगर ठीक से ज्योग्राफी को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसका सही उत्तर क्या है, सही सुमेलित क्या है, डी, मतलब कि केरल रबर के लिए विख्यात है। और यहाँ की जो क्लाइमेट है, यहाँ की जो जलवायु है, उष्ण है, वर्षा अधिक होती है, इसलिए रबर की खेती यहाँ पर बड़े पैमाने पे की जाती है। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बिल्कुल जूट की खेती नहीं होती है। गोरखपुर के इलाके में जूट की खेती होती है क्योंकि पानी बहुत अधिक पड़ता है वहां पे, तो होती है। लेकिन कहने का मतलब है ओवरऑल वह राज्य उस एप्रोप्रिएट खेती के लिए जाना जाता है या नहीं, इसे देखना है। थोड़ा बहुत तो नहीं, मतलब कि हम लोग को उसको देखना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी, केरल रबर के लिए विख्यात है, बिल्कुल सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको दिया गया है, ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। इस सवाल को देखिए, इससे मैं बहुत सारी चीजों को आपको सिखाऊंगा। जैसे कि दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सा हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। तो देखिए ये जो सवाल है, इस सवाल को ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर सवाल का जो जवाब है बिल्कुल आपको आपके जबान पे हो, या फिर आप एकदम बिल्कुल उससे पढ़ के गए हो वही क्वेश्चन आ जाए। ऐसा नहीं होता है। हम लोगों को अपने ज्ञान को यहाँ अप्लाई करके आंसर तक हम पहुंचते हैं, जिसका रिवर्स टेक्निक भी होता है। अब इसको सॉल्व करना है तो पहले ये देख लीजिए कि जैसे अन्ना मलाई हिल आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। मैंने अपने वीडियो में मैंने अपलोड जो किया है ज्योग्राफी का, उस सीरीज में देखिएगा आपको अन्ना मलाई साफ साफ बताया गया है कि ये सभी जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, सिरुमाली, ये सभी जो है तमिलनाडु के आसपास के एरिया में दक्षिण भारत में दिखाई पड़ती है, पश्चिमी घाट के आसपास। तो आपको पता हो गया कि हिमालय में तो बिल्कुल नहीं होगा ये, तो ये दोनों हिमालय में नहीं है। तो ये दोनों हिमालय में नहीं है, तो पहले देखते हैं कि 3 और 4 ऑप्शन जो होगा उस वाले पूरे विकल्प को हम लोग देख लें। तो जैसे मान लीजिए कि ए में क्या दिया हुआ है, 1 2 3, तो देखिए तो तीसरा नंबर जो अन्ना मलाई है वो तो बिल्कुल दक्षिण भारत में है, वो हिमालय में स्थित नहीं है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल आपका उत्तर नहीं होगा। ऐसे हम आंसर पे पहुंचेंगे। फिर देखिए तो सी, देखिए 2 3 4, तो इसमें भी देखिए तो 3 और 4 दोनों आ गया। और आपको पता है कि हिमालय में ये दोनों अन्नामलाई और सिरुमाली अवस्थित नहीं है। और डी देखिए 3 और 4 दिया, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो एक ही विकल्प बचता है, 1 और 2, मतलब कि चो ओ और लोत से ये दोनों ही दोनों क्या है, हिमालय में स्थित है। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है तब भी आप आंसर तक पहुंचने का काबिलियत अपने अंदर डेवलप कीजिए, राइट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल रिपीट कर जाते हैं डायरेक्ट। भारत में सबसे अधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब कि जो ज्वारीय शक्ति होती है, समुद्र के ज्वार के में जो ऊर्जा होता है, उस ऊर्जा का प्रयोग करके हम विद्युत का उत्पादन करते हैं। कैसे करते हैं? तो जब एक बार ज्वार उठती है, ठीक है, तो उस ज्वार के जल को, जैसे ये ज्वार उठी ऐसे, तो इस ज्वार के जल को यहाँ पर हम लोग रोक देते हैं, ठीक है, रोक देते हैं। और इसे फिर गिरा करके टरबाइन को हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन में जो ब्लेड्स लगे होते हैं उसको हम लोग घुमाते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, डायनेमो की वजह से, यहाँ पर घूमने की वजह से विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होता है, जिससे यहाँ पर इलेक्ट्रिक उत्पन्न होती है, विद्युत उत्पन्न होती है। तो देखिए इस पूरे प्रोसेस को ही ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। तो कह रहा है कि कौन से निम्नलिखित में से तटीय क्षेत्र में इस तरह की शक्ति सर्वाधिक है? तो ऑप्शन है मन्नार के तट में, केरल के तट में, उत्तरी सिरकार के तट में, या खंभात
के तट में, ठीक है, खंभात के खाड़ी के तट में। तो इसका सही जवाब है डी, खंभात की खाड़ी के तट में, ठीक है, जो गुजरात में स्थित है, राइट। और ये काफी खुला क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है, ठीक। और यहाँ पर क्या है कि बहुत विस्तृत क्षेत्र में ये अनउपजाऊ भूमि वाला प्रदेश है, ठीक है, जो कि यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है। और एक सकरा एरिया है। सकरा एरिया का मतलब कि जल जो ज्वारीय ऊर्जा है, ज्वार जो है वो अधिक तीव्रता से यहाँ प्रवेश करती है, जिसके वजह से यहाँ पर विद्युत उत्पादन की क्षमता बहुत ज्यादा है। बाकी जितने भी अन्य तट जो एग्जाम्पल में दिए हैं, ये सभी कुछ ना कुछ मात्रा में ज्वारीय ऊर्जा को उत्पन्न अवश्य कर रहे हैं, लेकिन इनमें सबसे अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन डी है, ठीक है। जैसे उत्तरी सिरकार एक नया आपको दिख रहा होगा, ये उड़ीसा का तट है, ये ठीक है, उड़ीसा के पास तट है। पूर्वी घाट का उत्तरी छोर उत्तरी श्रीकार कहलाता है, उड़ीसा में आता है ये तट, राइट। मन्नार का तट आप जानते ही हैं, मन्नार की खाड़ी कहां पर है, ये बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा तो आपको तमिलनाडु के पास आपको प्रतीत होगा ये, राइट। तो हम लोग आगे अपने 4th नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है। मतलब जितने ऑप्शन दिया उसी में से आपको विचार करना है, राइट। ये नहीं कि मतलब पूरे भारत में जितनी भी नदियां उससे आपको कंपेयर नहीं करना है, इस ऑप्शन में सीमित रूप से आपको विचार करना है, केवल इन चारों पर ही, चारों में सबसे बड़ी कौन सी है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन है नर्मदा, कावेरी, ताप्ती और महानदी, ठीक है। तो इन चारों में जब आप विचार करेंगे तो आप देखिएगा ये काफी कंफ्यूजिंग सवाल है, क्योंकि आप नर्मदा और ताप्ती तो काट सकते हैं अगर आप थोड़े से भी एबल हैं और थोड़े से भी अगर भूगोल के बेसिक ज्ञान को अगर आप रखते हैं तो इन दोनों को आप काट सकते हैं, ठीक। बच गया कावेरी और महानदी। अब यहाँ पे काफी क्लोज है, अब इतना क्लोज है कि आप लोगों का यहाँ पर थोड़ा सा गेसिंग वर्क करेगा, राइट। तो अब इसको आप बहुत अच्छे से देखेंगे हम लोग जब, तो कावेरी आपको लगेगा कि ज्यादा बड़ा है, लेकिन ये गलत है, सबसे बड़ा है महानदी इन दोनों में। क्योंकि ऐसे भी आप इसको देख सकते हैं, मैं एक विधि बता देता हूं, क्योंकि हर चीज पढ़ के परीक्षा में जाया जाए ये एकदम संभव नहीं है। आप देखिए कावेरी नदी कितने राज्यों से होकर बहती है, तो तमिलनाडु, ठीक है, और कर्नाटक के क्षेत्र का, ठीक है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्र में ये नदी बहती है, बहुत अच्छे से आपको पता है। लेकिन आप महानदी को जब देखिए तो ये नदी क्या है, छत्तीसगढ़ से प्रारंभ होती है और काफी विस्तृत एरिया में बहती है, ठीक है। और उसको पूरा पार करते हुए ये कहाँ पहुंच जाती है, उड़ीसा में भी पहुंच जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए तो ये महानदी जो है और भी अन्य एरिया में, और भी अन्य एरिया के भी जल को ये अपने अंदर समाहित करती है। तो कुल मिला जुला करके ये जो नदी है महानदी, वो बड़ी बेसिन का निर्माण करती है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा विस्तृत है, देखिए ऐसे प्रश्न के पैटर्न थोड़े बढ़ रहे हैं, है ना। तो मैंने अपने अपने डिस्कशन में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रखे हुए हैं जिससे आपको एक फॉर्मेट मिले, ऐसे भी चीजों में विचार करने के लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 की सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में आपको क्रांति दिया है एक साथ, और सूची 2 में दिया हुआ है कौन से क्षेत्र से वो संबंधित है, ठीक। जैसे कि गोल्डन क्रांति क्या तिलहन के उत्पादन से संबंधित है, क्या ग्रे क्रांति क्या बागवानी और शहद के उत्पादन से संबंधित है, क्या पीली क्रांति पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है, या काली क्रांति उर्वरक के उत्पादन से संबंधित है। तो ये जो सवाल है, पहले क्या थे कि एग्जाम्स में केवल एक ही आते थे, जैसे कि ग्रे क्रांति किससे संबंधित है और 4 विकल्प हुआ करते थे। लेकिन आजकल क्या है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंदी बनाने के लिए ऐसे भी टेक्निक्स का प्रयोग किया जा रहा है। तो आपको चुनना है इस कूट से, मतलब कि इसमें सही उत्तर आपको चुनना है, ठीक। तो आपको ऐसे भी देख लेना चाहिए कि गोल्डन क्रांति आप लोगों ने बहुत दिनों से पढ़ा होगा, ठीक है, कि ये बागवानी के से संबंधित एक क्षेत्र है, ठीक है। तो आपको गोल्डन क्रांति बागवानी से संबंधित क्षेत्र हो जाएगा यहाँ पर, राइट। फिर क्या है ग्रे क्रांति, तो ग्रे क्रांति देखिए उर्वरक से जुड़ा हुआ एक क्षेत्र है, ठीक है। जैसे उर्वरकों का उत्पादन को बढ़ाना, ये ग्रे क्रांति है, राइट। और फिर पीली क्रांति तो पता ही है, पीला सरसों पीली होती है, ठीक है। तो तेल और तिलहन के उत्पादन को बढ़ाना, ये क्या है, तिलहन के उत्पादन को बढ़ाना, राइट। उसके बाद फिर काली क्रांति क्या है, ये पेट्रोलियम उत्पादों के से जुड़ा हुआ एक प्रमुख क्षेत्र है। तो हम लोग इसको ऐसे जोड़ देते हैं। तो आप उत्तर देखिए, तो आपको उत्तर में क्या मिलता है कि 2, ठीक है, ए का 2, तो देखिए तो ए का 2 जगह मिल रहा है, अभी काम नहीं हो पाया पूरा। फिर ग्रे क्रांति 4, मतलब कि बी का 4 होना चाहिए, तो बी का 4। तो देखिए इसी से आपको ये आंसर क्रैक होता है।
देखिए इस तरह के प्रश्नों में क्या है कि ज्यादातर क्वेश्चन अगर एक भी अगर आपको पता है तो निकलने का ज्यादा चांस होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें ग्रे क्रांति, तो ग्रे क्रांति उर्वरक से है, बी का चार, बी का सॉरी हाँ बी का चार, तो बी का चार देखिए केवल एक ही जगह है। अगर ऐसे विकल्प जो थोड़े से कठिन है उसके बारे में भी अगर आपको पता है तो आपके सवाल वही क्रैक हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा डिजाइन हो रहे हैं। कहता है कि सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पहला है भारत विश्व का छठवां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। फिर दूसरा पढ़िए, संसार के क्षेत्रफल का भारत के अंतर्गत 2.4% क्षेत्र आता है, राइट। फिर थर्ड नंबर कहता है कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। यह और फिर फोर्थ नंबर का स्टेटमेंट ये कहता है कि भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है, राइट। तो देखिए अब जब हम लोग इसको देखेंगे तो देखिए इसको बनाने के कई तरीके हैं। जैसे भारत विश्व का छठवां सबसे बड़ा देश है, तो आपको पता हो कि यहाँ पर गलत कर दिया गया है, क्योंकि भारत का पोजीशन क्या है, 7th है ना। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, सो अवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ वन है। देखिए वन को आप ऐसे ही काट दीजिए, तो आपका एक ऑप्शन बी तो बिल्कुल भी नहीं होगा उत्तर में। फिर सेकंड पे आइए, संसार के क्षेत्रफल का भारत के अंतर्गत 2.4% का क्षेत्रफल आता है, तो ये बिल्कुल राइट है ना, ये बिल्कुल राइट है। किसी भी एनसीईआरटी से लेकर के किसी भी तरह के गाइड बुक वगैरह जहां भी आप पढ़ेंगे तो ऑप्शन आपको ये मिलेगा, पहले ही लाइन से स्टार्ट होता है यहाँ से। तो आपका उत्तर 2 होना चाहिए। तो जिस जिस विकल्प में 2 है वो होगा, जिसमें 2 नहीं है वो तो नहीं होगा। तो यहाँ पर डी भी कट गया आपका, तो बी और डी तो कट गए, बच गए केवल ए और क्या, और सी। तो देखिए कर्क रेखा क्या भारत को 2 भागों में बांटती है, राइट, बिल्कुल बांटती है, भारत को 2 भागों में बिल्कुल बांटती है। क्या कैसे, आपको पता होगा कि कर्क रेखा जो हमारी है, ठीक है, मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है कि कर्क रेखा हमारी जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और मैंने आप जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में अपने वीडियोस में जाके देखिए, ठीक है, वीडियो सेक्शन में, ठीक है, एजुकेटर्स बूस्टर चैनल पर, तो आपको मिलेगा। तो देखिए सी जो 3 है वो 3 बिल्कुल आपका सही उत्तर है। तो ऐसा जवाब, ऐसा ऑप्शन जिसमें 2 और 3 दोनों है, ऐसे वाले को आपको खोजना है। तो 2 और 3 तो यहीं पे दिख रहा है बस, तो सीधे सीधे आंसर आपका हो गया ये। क्योंकि भारत पूरी तरीके से क्या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है क्या, बिल्कुल भी नहीं, शीतोष्ण कटिबंध में भी भारत आता है। क्योंकि जब भारत का अक्षांशीय विस्तार आप देखेंगे तो भारत का अक्षांशीय विस्तार केवल और केवल 23.5 डिग्री तक ही सीमित नहीं है। हिमालय प्रदेश तक जब हम चले जाते हैं ऊपर तो इसका विस्तार काफी आगे तक है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इन सभी प्रश्नों पे बहुत ही सावधानी से विचार करके देखना है। देखिए मैं वन लाइनर भी सवाल लेकर के आ सकता था पूरे, लेकिन मैंने जानबूझ के ऐसा लेके आया क्योंकि पैटर्न जब चेंज हो रहा है तो हमें भी बदलना बहुत जरूरी है समय के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एकदम बिल्कुल वन लाइनर है, लेकिन कितना सॉलिड और बढ़िया सवाल है जो परीक्षा में आने लायक है। आप देखिए, कहता है कि शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। तो शनि ग्रह के क्या है, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है। तो ऑप्शन है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, या बी N2 नाइट्रोजन, या फिर सी SO2, ठीक है, या डी CH4। तो देखिए आपको पता होगा कि शनि ग्रह के वायुमंडल में सबसे अधिक निम्नलिखित में से गैसों में से कौन पाई जाती है, मीथेन। मीथेन सबसे अधिक पाई जाती है बृहस्पति में भी, शनि में भी, अरुण में भी, वरुण में भी। आप इसे एकदम पंच लाइन की तरह याद रखिएगा कि मीथेन जो है इन सभी ग्रहों में सबसे अधिक पाया जाता है। आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो नोट कीजिए कॉपी में कि अरुण और वरुण मतलब कि यूरेनस और नेपच्यून दोनों में इतना अधिक मीथेन है कि मीथेन की वजह से उसे ग्रीन प्लेनेट भी कहा जाता है, हरा ग्रह भी कहा जाता है। तो इसीलिए मीथेन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ये सभी जितने भी ग्रह हैं, ठीक है, बृहस्पति से लेकर के, ठीक है, नेपच्यून तक के जितने भी ग्रह हैं उन्हें जोबियन प्लेनेट कहा जाता है। वो गैसों से मिलके बने हुए हैं, उनमें मीथेन गैस सर्व प्रमुख है, सबसे अधिक पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर मूव कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। म्यांमार का पेगुयोमा क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है, राइट। तो देखिए पेगुयोमा एरिया है एक, म्यांमार का पर्वतीय प्रदेश है, ठीक है। तो वहां पर A टिन,
बी चांदी, सी खनिज तेल या डी तांबा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? सी खनिज तेल। तो पेगु एवं क्षेत्र क्या है? अपने जो खनिज तेल है उसके लिए विख्यात है। ठीक है, यहाँ पर सबसे अधिक क्या है? खनिज तेल प्राप्त होता है। तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग टीन जवाब में लगा के आ जाते हैं, लेकिन टीन इसका सही जवाब नहीं है। तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, ताकि कभी भी अगर ऐसा पूछ दे तो आप लोग इसमें गलती ना करें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता है काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? काराकुम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि विश्व के मरुस्थल जो हैं वो प्रश्न आते ही रहते हैं, प्रश्न बनते हैं वहां से। तो आपके विकल्प है ए ताजिकिस्तान, बी है कजाकिस्तान, सी है तुर्कमेनिस्तान और डी है किर्गिस्तान। तो देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि इसका उत्तर अगर मुझे टिक करना है तो मैं सी करूंगा। क्यों करूंगा सी? क्योंकि जो ये मरुस्थल है, एक्चुअली काराकोरम मरुस्थल विस्तृत है, एक देश से ज्यादा देश में विस्तृत है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा मतलब कि विस्तार जो है वो तुर्कमेनिस्तान में आता है। लगभग 80% इस मरुस्थल का विस्तार तुर्कमेनिस्तान में ही पाया जाता है, लेकिन कजाकिस्तान में भी ये पाया जाता है ये मरुस्थल। ठीक है, तो अगर विकल्प में बी और सी होते दोनों, तो दोनों को ही आपको सही करना था, राइट। लेकिन किसी एक को चुनना है तो आप लोग सी को आराम से चुन सकते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को इसीलिए लिया गया है, ठीक, और आपको याद भी रखना है बिल्कुल। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा देश है जो स्थल रुद्ध है? स्थल रुद्ध का मतलब जो कि मतलब किसी अन्य, मतलब जिसका सीमा किसी भी सागर महासागर, ठीक है, से नहीं लगता हो, तटीय क्षेत्र जिस देश में उपस्थित नहीं है। ठीक है, जैसे कि भारत के बारे में पता है, इसका तटीय क्षेत्र है ये पूरा, है ना, जहाँ पे हिंद महासागर का पूरा ये एरिया भारत को छूता है, और व्यापार वगैरह हमारी समुद्री सीमा के साथ होती है। लेकिन ऐसा कौन सा देश है जहां समुद्री सीमा स्थल मतलब कि नहीं प्राप्त होता है? वो स्थल रूप देश है। तो ऑप्शन को देख लीजिए, सूरीनाम, बोलीविया, उरुग्वे या पेरू। ठीक है, तो आप जब बहुत बढ़िया से देखेंगे तो पेरू तो देख लीजिए, पेरू के तट पे तो पेरू की जलधारा चलती ही है ना, राइट है। उसका तो उरुग्वे देखिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उरुग्वे बिल्कुल अब तट पे बसा हुआ है, ठीक है, ब्राजील की सीमा से छूटा हुआ और पश्चिम की तरफ है। उसके बाद सूरीनाम, तो सूरीनाम भी देखिए बिल्कुल ही आप आराम से देख सकते हैं, सूरीनाम भी एक ऐसा देश है जो कि एकदम बिल्कुल उत्तर की ओर सागर से छूता है। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो ये आप लोगों ने देख लिया। तो बोलीविया एक ऐसा देश है जो क्या है, स्थल रूप देश है, जिसकी सीमा किसी अन्य देश से, किसी अन्य सागर वगैरह या महासागर से नहीं लगती है, और इसका तटीय क्षेत्र नहीं है। आप समझ गए? तो आपका काम यह है कि विश्व के जितने भी स्थल रूप देश है उसकी एक सूची बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं हम लोग। ये बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि परीक्षा में हर सवाल एक ही जैसे कठिन ही नहीं होते हैं, कुछ आसान भी होते हैं। तो इसको आपके ध्यान को आकर्षित करने के लिए इस क्वेश्चन को लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हरित गैस नहीं है? हरित गैस नहीं है मतलब ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन क्या है? CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और बी है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और सी है आर्गन, ठीक है, और डी CH4। तो देखिए यहाँ पर तो साफ साफ उत्तर पता चलता है कि आर्गन जो है एक क्या है, ये एक हरित गैस बिल्कुल नहीं है, यह एक अक्रिय गैस है, नोबल गैस है। ठीक है, तो इसलिए आपको इस बात को बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन से फिर से हम लोग आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण कानून कब से प्रारंभ किया गया था? राइट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसमें तो जो आपको याद रहेगा तो बिल्कुल ही आप इसको करेंगे, अगर नहीं याद है तो आप इसमें गेस भी नहीं कर पाइएगा, राइट। तो इसका उत्तर क्या है? 1986, एकदम बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है, आप लोग को ये देख लेना है ठीक से। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई एक बार एग्जाम में आ चुका है, पर्यावरण इकोलॉजी से संबंधित थोड़ा ज्यादा है ये, लेकिन हम इसको ज्योग्राफी में ही रखते हैं। ठीक है, तो डीडीटी क्या है? डीडीटी क्या है? तो देखिए आपके ऑप्शन है, एक अजैव अपघटनीय, ठीक है, प्रदूषक, जैव रासायनिक प्रदूषक, या फिर गैर प्रदूषक, या जैव अपघटनीय प्रदूषक। ठीक है, तो इस सवाल को आपको देखना है।
तो देखिए, सबसे पहले तो आपको जानना है कि डीडीटी क्या है। तो यह एक अजैव, मतलब कि जैविक नहीं है। जैविक का मतलब क्या, जैसे घरेलू कचरा, ठीक है, ऐसा चीज जो कि अपघटन हो जाए जीवाणुओं के द्वारा, ठीक है, वो जीवाणुओं के द्वारा क्या है, वो अपघटित हो जाए, और अपघटित होकर सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित होकर क्या हो जाए, वो पूर्णतः एक, मतलब कि जो कचरा है वो अपघटित हो जाए और पर्यावरण में विलीन हो जाए, ठीक है। तो उसे कहते हैं जैव अपघटनीय। जैसे कि मान लीजिए कि कोई सब्जी है, हम उसको यूज किए, और अगर जो उसका छिलका वगैरह जो बच गया, तो क्या है, वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित हो जाती है और वो पर्यावरण में रिसाइकल हो जाती है, ठीक है, रिसाइकल हो जाती है। तो इसलिए उसको हम जैव कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अजैव का मतलब हो गया कि जो रासायनिक पदार्थ है, ठीक है, अपघटनीय प्रदूषक, तो प्रदूषक है और अजैव है, ठीक है, अजैव अपघटनीय प्रदूषक, जो जिसका मतलब कि अपघटन बहुत ही दुरूह कार्य है, बहुत ही मुश्किल कार्य है, ठीक है, और कैसा, अजैव है। तो इस तरीके से हम देखें तो इसका ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। बाकी इसका सही उत्तर ये नहीं हो सकता डी, क्योंकि जैव तो है नहीं ये, ठीक है। उसके बाद देखिए जैव रासायनिक, तो देखिए जैव बिल्कुल नहीं है, तो जैव जो शब्द है वो आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आप इस सवाल के जवाब इसका गलत हो जाएगा। और फिर गैर प्रदूषक तो बिल्कुल नहीं है, ये प्रदूषक है, क्योंकि आपको पता है कि डीडीटी के अधिक छिड़काव की वजह से पक्षियों के जो अंडे होते हैं वो क्या होते हैं, समय से पहले ही मतलब फूट जाते हैं, और उसमें से जो बच्चा होता है वो क्या है, वो उनका मतलब कि उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये एक क्या है, प्रदूषक तो बिल्कुल है, क्योंकि ये खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करने के बाद हमारे अंदर काफी मात्रा में संचित हो जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 को यही टिक करना है, आपको एकदम अच्छे से याद रखना है, मैंने काफी डिटेल में इसको आपको बता दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील में अवस्थित है, किस झील में अवस्थित है पूछ रहा है आपसे। ये काफी हिट क्वेश्चन है, ठीक है, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाता है ये सवाल, तो आपको पता होगा आई होप। लेकिन देख लीजिए, ए डल झील, बी कोलेरू झील, सी लोकटक झील, या फिर डी बुलर झील, इसमें से कौन सा सही जवाब होगा। तो आपको पता है कि सी जवाब सही है, लोकटक झील, ठीक है, मणिपुर में लोकटक झील स्थित है, उस पर क्या है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इसका मेन कारण यह है कि यहाँ की जो वनस्पति है उसके तनों में और जड़ों में क्या है, खोखलापन पाया जाता है, जिसमें कि वायु प्रवेश कर जाता है, जिसे फुंडस वेजिटेशन कहते हैं, उसके वजह से ये प्राप्त होता है। तो काफी अच्छा डिटेल में हम लोगों ने डिस्कशन भी देखा है और सवालों को भी देखा है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर आपको मिलेंगे, इससे मिलते जुलते सवाल आते रहते हैं। तो आप लोग इन सवालों को कई बार देखिए और अपने नोट्स में इसे ऐड करके और याद कीजिए, ठीक। फिर हम लोग मिलेंगे, हम लोग का ये सिलसिला चलता रहेगा, आप लोग हम लोग के साथ जुड़ करके इसका लाभ उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।